बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा है CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 देख लिया था, लेक्चर नंबर 2 देख लिया था, फिर हमने ये देखा था कि डेव सी प्लस प्लस को किस तरह से डाउनलोड एंड इंस्टॉल करते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो इसी के डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी प्लेलिस्ट का लिंक लगा हुआ है और आप वहां से जाके उस प्लेलिस्ट के पहले लेक्चर आप देख सकते हैं। अगर आपने डेव सी प्लस प्लस नहीं डाउनलोड किया, इंस्टॉल नहीं किया, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख के आप अपना डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लें। उसके बाद जाके आपने इसको करना है। एक चीज मैं यहाँ पे और बता दूं, अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है फिर भी आप लोगों ने सी प्लस प्लस की प्रैक्टिस करनी है, तो आपने क्या करना है, प्ले स्टोर के ऊपर एक ऐप है, ये वाली ऐप CXXGROID, ठीक है। ये वाले आपने स्पेलिंग लिखनी है अपने प्ले स्टोर के अंदर। इस वाली एप्लीकेशन को आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सिंपल इसको डाउनलोड करना है, अंदर प्रोग्राम लिखना है, ऊपर यहाँ पे रन का बटन आपको नजर आएगा, आपने उसे रन करना है तो आपकी वो कोड जो है ना वहां पे रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जिसके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है उसके लिए है, जिसके पास है वो डेव सी प्लस प्लस को ही इस्तेमाल करें क्योंकि मोबाइल के ऊपर एडवांस प्रोग्रामिंग पॉसिबल ही नहीं है, अभी तक तो नहीं है। अगर टैबलेट वगैरह हो तो वहां पे हो जाता है, लेकिन लैपटॉप और कंप्यूटर के ऊपर ही ये चीजें होती हैं। तो आप लोग कोशिश करना कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर अरेंज करें। अगर की सूरत आपके पास नहीं अरेंज हो रहा तो आप ये वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि आज हमने देखना है कि सी का, और यहाँ पे मैंने सी लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे लिखना है सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस का आज हमने क्या करना है, पहला प्रोग्राम देखना है। उसके बाद हमने देखना है वेरिएबल्स क्या चीज होती है, डाटा टाइप क्या होती है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेटर्स क्या चीज होती है। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास आ गया फर्स्ट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। हमने सी प्लस प्लस का जो प्रोग्राम है वो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो ये हमने क्या लिखा है, पहले #include iostream.h, ठीक है, ये हमारी हेडर फाइल है। उसके बाद हमारा मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ है। मेन के बाद हमने यहाँ पे जब भी अपना कोई भी सेशन बनाना होता है कोडिंग के अंदर तो हम ऐसे पैरेंथेसिस लगाते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर हम उस चीज को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जैसे हमने मेन का कोड सारा जितना भी होगा वो हमने इन पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है। मजीद हम इस चीज को आगे भी देखेंगे, तो सिंपल आप ये समझ लें, ये देख लें कि ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसको हम जैसे ही रन करेंगे तो हमारे पास एक मैसेज शो करेगा, वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इसकी जगह पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मेरा नाम कासिम उमर है तो मैं यहाँ पे कासिम उमर लिख के जैसे ही इसको मैं रन करूंगा तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, कासिम उमर, ठीक है। अभी जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इसको अगर मैं यहाँ पे रन करूंगा तो फिर हमारे पास क्या आएगा, वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट मैंने इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं यहाँ पे इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी हम कोई भी हेडर फाइल ऐड करते हैं उससे पहले हम हैश का साइन देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मतलब कि हैश इस्तेमाल होता है हेडर फाइल के साथ। इंक्लूड क्या है, हमारे पास एक प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरी है जो हमें बताती है कि हमने क्या करना है, इंक्लूड करनी है फाइल्स किसके अंदर, जो भी हम कोड एडिटर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम डेव सी प्लस प्लस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे डेव सी प्लस प्लस लिखा है। अगर आप VS कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप VS कोड यहाँ पर VS कोड के अंदर आपकी फाइल्स इंक्लूड होंगी, ठीक है। आपको ये नहीं देखना कि आपने साथ जो कोड है, जो आपके पास एडिटर है उसका आपने नाम देना है। बस यहाँ पे आपको मैंने ये बताया है कि इंक्लूड का मकसद क्या है, इंक्लूड को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं।
हम जो भी कोड एडिटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कोड एडिटर क्या होता है ये हमने फर्स्ट क्लास के अंदर डिफाइन कर लिया। आपने फर्स्ट क्लास देख लेनी है अगर आपने नहीं देखी, ठीक है। तो कोड एडिटर को अंदर जो है ना इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम क्या है? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। ये एक स्पेशल लाइब्रेरी है जो क्या किस काम आती है, किसी भी इनपुट को और आउटपुट को लेने के लिए इस्तेमाल होती है। अब लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी एक ऐसी चीज है जो लाइब्रेरी एक ऐसी चीज है जो एक एक्सपर्ट लेवल के जो प्रोग्रामर है उन्होंने कोड को इकट्ठा करके फंक्शन बना दिया है। सिर्फ हमने उस फंक्शन को कॉल करना है और उसके बाद हमने उसको इस्तेमाल करना है। जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम के अंदर देखा कि हमने आउटपुट के लिए सी आउट का इस्तेमाल किया था। मैं वापसी इधर आता हूँ, सी आउट। अब सी आउट को इस्तेमाल करने के लिए हमें जो लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी पड़ती है आईओ स्ट्रीम डॉट एच करनी पड़ती है। ये डॉट एच मैंने इसलिए यहाँ पे लगाया है कि ये हमारे हैंडआउट्स का इसी तरह हमारा वहां पे दिया हुआ है, लेकिन जब हम अब कोड करेंगे उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। आप पेपर के अंदर जिस तरह मैं आपको कोड बताऊंगा आपने वैसे ही करके आना है, तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप ऐसे भी करके आएंगे आपको फिर भी कोई नंबर नहीं काटेगा, लेकिन वो वाले इसके अंदर थोड़ी चेंजिंग इसलिए है कि ये ओल्ड वेरिएंट लिखा लगा हुआ है, लेकिन अब हमारे सिस्टम जो है ना वो थोड़े न्यू वेरिएंट को सपोर्ट करते हैं। तो लिहाजा आप जो भी मेथड इस्तेमाल करेंगे पेपर के अंदर आपको दोनों तरफ से पूरे नंबर मिलेंगे। हाँ, आपका कोड सही होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। ये हमारी क्या है? सी प्लस प्लस की एक लाइब्रेरी है जो बल्कि सी इन और सी आउट और सेट स्ट्रिंग वगैरह को क्या करती है? इंक्लूड करती है, ठीक है। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन है। मेन के अंदर क्या होता है कि हम अपना पूरा प्रोग्राम जो है ना इसके अंदर डिफाइन करते हैं मेन के अंदर। मेन के बाद हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, स्टार्ट पैरेंथेसिस और लास्ट पैरेंथेसिस के बाद ओपन एंड क्लोज के दरमियान जो भी कोड होगा वो हमारा मेन का होगा। अगर हम मेन के अलावा कोई और चीज बनाते हैं तो उसके जब हम क्लासेस वगैरह की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा, फर्ज करेंगे, मैं यहाँ पे होता नहीं है ऐसे, लेकिन मिसाल के तौर पे आपको समझा देता हूँ। अगर हम एक ही प्रोग्राम के अंदर 2 या 3 मेन रखेंगे तो एक मेन का कोड हमारी ये पैरेंथेसिस से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे जहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज हो रही है यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम दोबारा मेन लिखेंगे या कोई और फंक्शन लगा रहे हैं वो लगा कर उसके बाद दोबारा हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये पैरेंथेसिस शो करती है कि हमारा इस मेन का कोड जो है ना इस पैरेंथेसिस के अंदर अंदर है। फिर हमने इसके अंदर सी आउट का इस्तेमाल किया। सी आउट मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि ये एक लाइब्रेरी है। तो सी आउट का मतलब क्या है कि कम आउट, ठीक है। ये मैंने एक शॉर्टकट बनाया कि ताकि हम इसको आसानी से याद करें। इसको हम क्या करते हैं? सी आउट यानी कि कम आउट, बाहर आ जाओ, ठीक है। बाहर मतलब के स्क्रीन के ऊपर शो कर दो। जब भी हमने कोई चीज डिस्प्ले करवानी है सी प्लस प्लस के अंदर तो हमने यहाँ पे क्या लिखना होता है? सी आउट, ठीक है। और ये डबल ये जो हमें ग्रेटर देन का जो हमें ऑप्शन मिल रहा है ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये होता है कि हमारा बल्कि डाटा इससे आगे है, ठीक है। जैसे हमने पीछे में आता हूँ यहाँ पर सी आउट लिखा, सी आउट के बाद हमने यहाँ पे इसको ब्रेक करके आगे एक और चीज डिफाइन कर दी जिसको हम क्या कहते हैं? वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके आगे अगर हमें कोई और चीज ऐड करनी होती दरमियान के अंदर हम ये वाले सैंपल जरूर लगाते, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं वेरिएबल्स। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि क्या ये कोर्स के अंदर मैं आपको इस तरह के स्क्रीनशॉट ही दिखाऊंगा या कोड करके भी दिखाऊंगा? जी, मैं आगे कोड करके भी दिखाऊंगा कि डेफ सी प्लस प्लस के अंदर हम किस तरह से कोड करते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज हमने देख ली है। हम नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या चीज होती है? वेरिएबल्स होता है कि एक ही किस्म की चीजों के क्लासिफिकेशन करना। जैसा कि आप लोग स्कूल के अंदर पढ़े हैं तो वहां पर सेक्शन होते हैं। ये इकबाल सेक्शन है, ये बल्कि निश्चित सेक्शन है। हम तो सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़े हैं, वहां पे जो सेक्शनों के नेम ऐसे होते हैं। और जो सरकारी होते हैं वहां पे ये ग्रीन है, ये ब्लू है। प्राइवेट होते हैं या ए है या बी है, इस तरह के सेक्शन के नेम होते हैं। आपने जिस स्कूल के अंदर पढ़ा उसी हिसाब से आपने इस एग्जाम्पल को देख लेना है, ठीक है। तो अब जो है ना आप समझें कि एक क्लास मतलब के 9 है, एक क्लास 10 है, ठीक है। जब आपने कहना है कि 9 क्लास के स्टूडेंट आ जाए, वो सारे बल्कि एक किस्म का डाटा है। आपने सिर्फ एक नंबर, एक लफ्ज कहना है 9 क्लास के स्टूडेंट। उसके अंदर 40 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है, जितने भी स्टूडेंट है वो सब उसी वक्त हाजिर हो जाएंगे, ठीक है।
इसी तरह हमारे वेरिएबल्स काम करते हैं। हमारे पास डिफरेंट किस्म का डाटा होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि डाटा की मैं आपको क्यों बात कर रहा हूँ। फर्ज करें कि हमारे पास जो है ना मर्दमशुमारी हो रही है, तो अब हमने उसमें से देखना, हमने एक तालीमी निज़ाम के स्कूल बनाने हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमारे डाटा के अंदर से जिस कॉलम के अंदर बल्कि स्टूडेंट है, बल्कि स्टूडेंट लाइफ के जो बल्कि स्टूडेंट पॉपुलेशन है, उसको हमें ट्रैक करना है। तो सिर्फ क्या करेंगे, हम उसको वन बाय वन नहीं देखेंगे, ऊपर से कॉलम में जाएंगे। वहां पे जाने के बाद फर्ज करें कि हम बना रहे हैं हाई स्कूल, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट, बच्चे की उम्र क्या होती है, ये होती है तकरीबन 12 से लेके 16 तक, जो भी होती है एग्जाम्पल के अंदर आप देख लें। तो आपने क्या करना है, इस दरमियान के बच्चे जो होंगे उनके सिर्फ कॉलम के नाम लेने हैं, आपके पास डाटा आ जाएगा, कितने बच्चे हैं, कौन सी इलाके में, सारा डाटा आ जाएगा। इसी तरह हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। इसकी मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। आपने देखा है कि किचन के अंदर एक ही रंग के, एक ही किस्म के बहुत सारे डब्बे पड़े होते हैं जिसके अंदर मिसाले होते हैं, जिसके किसी के अंदर मिर्च होती है, किसी के अंदर नमक होता है, किसी के अंदर गरम मसाला होता है, एंड इसके अलावा और बहुत सारे मिसाले वगैरह होते हैं। और उसके ऊपर एक लेबल लगा होता है कि इसके अंदर नमक है, ऊपर नमक लिखा होता है, इसके ऊपर, इसके अंदर मिर्ची है, इसके अंदर मिर्च, इसके ऊपर मिर्च लिखी होती है, ठीक है। तो सेम इसी तरह हमारे वेरिएबल्स काम करते हैं। अब हमारे पास डाटा जो है ना बहुत किस्म का होता है, न्यूमेरिक होता है, फ्लोट होता है, ये सारी चीजें हम आगे डाटा टाइप्स के अंदर देखेंगे, तो आपको इस चीज की ज्यादा समझ आ जाएगी। बकाया मैं इसी लेक्चर के अंदर भी मैं आपको एक प्रोग्राम जो है ना डेफ C++ के ऊपर करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। हमने अब वेरिएबल्स के अंदर होता क्या है, वेरिएबल्स के अंदर पहले नाम आता है, फिर डाटा टाइप हम डिस्क्राइब करते हैं, फिर हमारे पास उसका साइज भी होता है कि इसका जो हमने अब वेरिएबल बनाया है इसका कितना साइज होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी। ये चीजें बस आपने नाम देख लेने, इसको भी समझने की जरूरत नहीं है, इस चीज को हम आगे दोबारा डिस्कस करेंगे। अब वेरिएबल रूल्स, ठीक है। अब वेरिएबल बनाने के ना कुछ रूल्स होते हैं। यूज लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। पहली हमें रूल क्या कह रहा है कि हमारे वेरिएबल्स के अंदर 3 चीजें होनी चाहिए। अगर एक चीज भी हो फिर भी चल जाएगा, 2 चीजें हो फिर भी हमारा वेरिएबल वैलिड है, अगर तीनों चीजें हैं फिर भी हमारा वेरिएबल वैलिड है। लेकिन इनके अलावा हम कोई भी चीज अपने वेरिएबल के नाम के अंदर नहीं डाल सकते, ठीक है। लेटर बल्कि ABCD कोई भी हम नाम का लिख सकते हैं। डिजिट बल्कि कोई भी नंबर हम डाल सकते हैं, 0 to 9 जो होते हैं। उसके बाद अंडरस्कोर भी हम डाल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हम कोई भी चीज इसके अंदर नहीं, हम @ नहीं इस्तेमाल कर सकते, हम हैशटैग नहीं इस्तेमाल कर सकते, हम $साइन नहीं इस्तेमाल कर सकते, हम परसेंटेज का सैंपल नहीं इस्तेमाल कर सकते वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। अब वेरिएबल को फिर आगे उसने कहा कि वेरिएबल का नेम जो है ना वो हम क्या है कि डिजिट के साथ नहीं इस्तेमाल कर सकते। मैं यहाँ पे डेफ को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे हम न्यू फाइल बना लेते हैं, ठीक है, सोर्स फाइल। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आप वेरिएबल बनाकर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कासिम इज इक्वल टू मैंने कहा दिया 20, ठीक है। अब ये हमारा वेरिएबल है, हम इस तरह से वेरिएबल बना सकते हैं। हाँ, WARD वार्ड पॉइंट इज इक्वल टू हो गया 30, ठीक है। ये अब क्या हुआ, हमने इसके अंदर क्या किया, अल्फाबेट्स को इस्तेमाल किया। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोग्राम के अंदर हमारे वेरिएबल्स डिफाइन है, ये दोनों वेरिएबल ठीक है, ठीक है। अगर हमने जैसे यहाँ पे कासिम है, यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वार्ड हमारा अकेला शो करे, पॉइंट हमारा अकेला शो करे, तो इसके अंदर हमने कैसे करना है, वार्ड पॉइंट, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे स्पेस दे के फिर यहाँ पे इक्वल टू डाल के आगे मैं कोई भी वैल्यू डाल देता हूँ, ये हमारा इनवैलिड होगा। इसकी जगह हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अंडरस्कोर का इस्तेमाल करेंगे, ये भी हमारा वैलिड वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट और इसके आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 एंड इक्वल टू, इसके आगे मैं कोई भी वैल्यू डाल देता हूँ, मैं दोबारा यहाँ पे 30 डालता हूँ, ये भी हमारा वैलिड वेरिएबल है। अभी तक हमने क्या देखा है, हम देखा है लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इससे इस्तेमाल स्टार्ट नहीं कर सकते, हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे लिखें 1 2 3
233 लिखा है और इसके आगे मैं कोई भी लेटर लिख के आगे इक्वल टू डाल के वेरिएबल डालूंगा तो ये चीज हमारी यहाँ पे रन नहीं करेगी। इस तरह से हम वेरिएबल नहीं कर सकते। देखिए इसने यहाँ पे रेड भी कर दिया, ठीक है। तो ये चीज जो है ना आप लोगों ने इस तरह से नहीं करनी। नेक्स्ट रूल के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा है वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। अच्छा, अब जो है ना हम ऐसे होता है कि किसी एक घर के अंदर किसी बंदे का नाम जो है ना अब्दुल्ला हो और दूसरे का नाम भी हम अब्दुल्ला रख लें और एक के हम बड़े स्पेलिंग कर लें दूसरे के छोटे स्पेलिंग कर लें तो वो ऐसे कहीं भी नहीं होता, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर ये चीज होती है। क्या हुआ? चलिए मैं यहाँ पे दोबारा बना लेता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे वाट पॉइंट इक्वल टू मैंने यहाँ पे 30 किया और इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पे जो है ना डी का बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पी को छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब ये वाला हमारा अकेला वेरिएबल है, ये वाला हमारा अकेला वेरिएबल है, ये वाला हमारा अकेला वेरिएबल है और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ दोनों को स्मॉल लेटर के अंदर ही डाल देता हूँ डब्ल्यू और पी को, ठीक है। इस तरह जो है ना ये हमारा अकेला वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि एक सिंपल वर्ड और पॉइंट दोनों बड़े लिखे। इसके अंदर मैंने डी को बड़ा कर दिया, ये एक अलग बन गया। इसके अंदर मैंने पी को छोटा कर दिया, ये हमारा अलग वेरिएबल बन गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने सबको छोटा कर दिया, ये भी हमारा एक वैलिड वेरिएबल बन गया। केस सेंसिटिव ये होता है कि बड़े लेटर इसमें अकेले काउंट होते हैं, छोटे लेटर हमारे अकेले काउंट होते हैं। इसी तरह हमने अगर दो वेरिएबल्स का सेम नाम लिखना है तो हम वहां पे छोटे बड़े लेटर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। फिर आता है कि कीवर्ड जो है ना वो हम अपने वेरिएबल के अंदर नहीं इस्तेमाल कर सकते। मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर आता हूँ, जैसे यहाँ पे सी आउट है, मेन है, इंक्लूड है, इस तरह के कीवर्ड्स जो हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर पहले से प्री डिफाइन है, इनके नाम से भी हम वेरिएबल नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारा है कि हम स्पेस को नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये मैंने पहले आपको बता दिया। इसकी जगह पे हम क्या करेंगे अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? जो वैल्यू को असाइन करता है। जैसे मैंने कासिम इज इक्वल टू 30 लिखा था, वाट पॉइंट इज इक्वल टू 50 लिखा था, तो जो बीच में 50 है वो ये डिसाइन का ये असाइन कर रहा था कासिम को वैल्यू 30 की। हमने प्रोग्राम के अंदर जहां पर भी कासिम लिखना था वहां पे आउटपुट 30 आनी थी, क्यों? क्योंकि हमने वहां पे वैल्यू को असाइन कर दिया था। और प्रोग्रामिंग के अंदर इक्वल टू जो है ना ये हमारा वैल्यू असाइन के लिए इस्तेमाल होता है। इट्स मीन कि अब यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू 98 लिखा हुआ है, तो मैं जहां पर भी x का इस्तेमाल करूंगा वहां पे आउटपुट 98 आएगी। तो इसी चीज को हम कहते हैं वैल्यू को असाइन करना, और ये चीज हमारी असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाती है। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे पास है डाटा टाइप्स। हमने ये वेरिएबल्स को देख लिया, उसके अंदर हमने देखा कि क्लासिफिकेशन करते हैं। अब क्लासिफिकेशन हमें क्यों जरूरत पड़ती है? उसकी वजह होती है कि हमारे पास बहुत सारी किस्म का डाटा होता है। अब कुछ डाटा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे आते हैं न्यूमेरिक डाटा, मतलब जिसको हम कहते हैं इंटीजर। फिर हमारे पास आता है फ्लोट नंबर, जिसके अंदर होते हैं पॉइंट वाले, ठीक है। जैसे 1.5 हो गया, 2.6 हो गया, 3, जो भी हमारी पॉइंट की वैल्यू होती है ये हमारी फ्लोटिंग नंबर के अंदर आती है, जिसको हम फ्लोट के नाम से अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर डिफाइन करते हैं। अगर हमने कोई भी सिंगल करैक्टर डालना है तो वहां पे हम क्या करते हैं कैर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके अंदर ए बी सी, हाँ इसके अंदर एक चीज जो है ना आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोबारा इसको डिफाइन किया है, जैसे 1 हो गया, फिर ए बड़ा हो गया, छोटा ए डाल सकती हैं, कोई भी हम इसके अंदर सैंपल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा अलग से एक डाटा होता है, इसको हम कैर के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम एक ही कैर के अंदर दो वैल्यू नहीं डाल सकते, जैसे 1 2 नहीं डाल सकते, 1 1 नहीं डाल सकते, सिर्फ हम इसके अंदर 1 ही स्टोर कर सकते हैं। ए नहीं डाल सकते, सिर्फ हम ए स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह सैंपल भी। बाद में आता है हमारे पास वर्ड। वर्ड क्या होता है? कोई भी वर्ड, जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड पॉइंट की एग्जांपल दी है, लास्ट में नीचे ये, इसको हम डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। और मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं कि these data types are reserved words of C++ लैंग्वेज, ठीक है। ये जो डाटा टाइप्स हैं ये हमारे रिजर्व वर्ड्स होते हैं। रिजर्व वर्ड्स यहाँ पे हमने पहले देखा कि हम अपने वेरिएबल को डिफाइन करते हुए रिजर्व वर्ड नहीं इस्तेमाल करते। The reserved words cannot be used as a variable name। जो रिजर्व वर्ड्स हैं हम उनको वेरिएबल नाम के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये भी हमने वेरिएबल के अंदर देख लिया है। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास यहाँ पे है सैंपल प्रोग्राम 1। अब इस प्रोग्राम को पहले मैं डिफाइन करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको C++ के अंदर ये करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से हुआ है।
ये सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे आईओस्ट्रीम को इंक्लूड किया है, फिर हमने यहाँ पे यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी लाइब्रेरी को इस्तेमाल किया, फिर हमने यहाँ पे इंट मेन, बल्कि यहाँ से हमने मेन प्रोग्राम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा है। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स बनाए हैं, ठीक है। पहले हमने जो है ना वेरिएबल को असाइन किया कि उसके अंदर किस टाइप का डाटा होगा, जो हमने इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग वगैरह देखे हैं, तो ये वही यहाँ पे हमने इंट एस, इंट वाई, इंट जेड ये हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है कि हमने जो वैल्यू देनी है वो एक मुकम्मल आदाद होंगी, ठीक है, वो इंटीजर होंगे, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 है, वो पॉइंट के अंदर वैल्यू नहीं होगी, इसलिए हमने यहाँ पे इंट लगाया। अगर हमने यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यू देनी होती तो फिर हम यहाँ पे फ्लोट नंबर का इस्तेमाल करना था, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, x इज इक्वल टू 5 कर दिया, ठीक है, जो x है उसके अंदर हमने 5 की वैल्यू असाइन कर दी। फिर y इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू हमने 10 कर दी। फिर हमने z के अंदर कहा कि जो x है वो प्लस हो जाए y के अंदर। फिर हमने यहाँ पे आउटपुट दिखाई, पहले x की आउटपुट दिखाई, फिर हमने y की आउटपुट दिखाई, फिर हमने z की आउटपुट दिखाई। x की आउटपुट क्या आएगी 5, y की आएगी 10 और z की क्या आएगी x प्लस y। x प्लस y क्या है 5 प्लस 10, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 15, ठीक है। फिर रिटर्न इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारी वैल्यू जो है ना वो रिटर्न कर दे। मैं अभी बैक चलता हूं और मैं डेव C++ के अंदर आपको प्रोग्राम लिख कर दिखाता हूं। तो मैं यहां से क्लोज करता हूं, डल करता हूं, यहां पे मैं लिखूंगा root iostream NAME AC। एक चीज है कि जब भी आपने प्रोग्रामिंग करनी है C++ के अंदर, तो आपने हर लाइन के बाद जो है ना आपने सेमीकोलन का जरूर इस्तेमाल करना है। जो ये वाला आपको निशान है, इसको थोड़ा और जूम कर लूं, ये वाला जो निशान आपको नजर आ रहा है डॉट के नीचे कोमा, ये आपने हर लाइन के एंड में जरूर इस्तेमाल करना है, जहां पे आप कोई भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंक्लूड कर रहे हैं। इंक्लूड के अलावा जो भी आपकी लाइंस आएंगी उसके बाद आपने इस चीज का जरूर इस्तेमाल करना है। इसके बाद हमने क्या लिखना है इंट मेन, इसके बाद हमने ब्रैकेट्स, उसके बाद हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक पैरेंथेसिस दी, खुद ब खुद यहाँ पे क्लोज होगी, ठीक है। इसकी वजह यह है कि अब हमने इंट मेन का जो भी हमने प्रोग्राम लिखना है वो सारा इसी के दरमियान लिखेंगे। अगर हम इससे बाहर जाएंगे तो वो बाहर आके यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ना कि हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये आ गया। तो इसके अंदर हमने पहले क्या करना है इंट, पहले आपने पहले ना इतना प्रोग्राम लिखने के बाद क्या करना है, ये ऊपर है एक कंपाइल एंड रन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम ये कहेगा कि आपने जो है ना अपना प्रोग्राम सेव करना है, तो मैं यहाँ पे यस 201 T1 कर देता हूँ +1, ठीक है। इसके नाम से मैं सेव कर लेता हूँ। आपने जो भी नाम देना है वो उसको नाम से आपने सेव कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे इस तरह की विंडो शो हो जाएगी। इस लाइन से ऊपर जो भी हुआ वो आपका रिजल्ट होगा। अभी तो सिर्फ हमने लाइब्रेरी इंक्लूड की है और कुछ भी नहीं लिखा था, इसी वजह से हमें यहाँ पे खाली इनपुट आ गया, तो मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे अब इसके अंदर प्रोग्राम लिखूंगा। ये ऊपर है, ये हमारा सारा हेडर हो जाता है। हेडर के अंदर हम लाइब्रेरीज वगैरह जो भी चीजें होती हैं, जो चीजें हमने कोड के अंदर इस्तेमाल करनी होती है वो इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम मेन के अंदर अपना कोड लिखते हैं। हमने यहाँ पे क्या करना है इंट वाई इंट जेड, ये हमने अब 3 वेरिएबल डिफाइन कर दिया कि हमने अपने प्रोग्राम के अंदर 3 वेरिएबल्स को इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इनको वैल्यू असाइन करनी है। हमने x को वैल्यू क्या दी थी 5 दी थी, तो हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है। y इज इक्वल टू यहाँ पे हमने लगाना है 10, यहाँ पे दोबारा सेमीकोलन, एंड यहाँ पे हमने z के अंदर क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। क्या करना है ऐड, हमने x प्लस y, ठीक है। y लिखने के बाद हमने दोबारा यहाँ पे सेमीकोलन का इस्तेमाल करके इंटर करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके आपको पूरा प्रोग्राम भी दिखा देता हूँ। मैं अभी जूम करके सारा टाइप कर लूँ ताकि आप लोगों को सारा सही तरह से नजर आए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सी आउट के आगे हमने ये वाली डबल ब्रैकेट्स ग्रेटर देन लगानी है 2, एंड इसके बाद हमने यहाँ पे ये वाले कॉलम इस्तेमाल करने हैं।
इस कोलन को इस्तेमाल करने से क्या होगा कि जो हमारा मतलब कि एक्स है वो यहाँ पे हमारा एज इट आ जाएगा। मैं पहले ना आपको यहाँ पे एक्स को आउटपुट करके दिखाता हूँ, फिर बाद में नेक्स्ट चीजें आपको मैं बताता हूँ। इसके बाद में हम यहाँ पे लगाते हैं एंड लाइन। एंड लाइन, लाइन आपने पूरा नहीं लिखना, सिर्फ एंड एल लिखना है और बाद में नीचे आपने कहा देना है रिटर्न रिटर्न 0, ठीक है। और इसके बाद ही आपने यहाँ पे कोलन लगा देना है। तो इसको अब हम यहाँ से रन करते हैं, हम देखते हैं क्या हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। एक्स वाई कह रहा है कि आपने डिफाइन नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर छोटा वाई इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हमने बड़ा वाई इस्तेमाल किया है, तो लिहाजा हमें यहाँ पे छोटा वाई करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा था कि हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज को इस्तेमाल करता है, क्योंकि बड़े अल्फाज और छोटे अल्फाज हमारे अकेले अकेले होते हैं। अब यहाँ पे आप देखें जो आउटपुट आई है हमारे पास 5 आई है। 5 क्यों आई है? क्योंकि हमने यहाँ पे कहा है कि हमारे पास जो है ना एक्स के अंदर क्या है 5 है। अब हमारे पास मतलब बहुत सारी आउटपुट्स आ जाएंगी, तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि ये कौन सी आउटपुट किसकी है? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके दरमियान में एक स्ट्रिंग लगा देता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग क्या लगानी है यहाँ पे, इसके अंदर मैं यहाँ पे एक्स डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे। अब मैंने क्या किया एंड क्यों कर रहा है, असल में मेरी आदत है मैं बीएस कोड के अंदर करता हूँ, ये मैं पढ़ाने के लिए सिर्फ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हमारे ये सिलेबस के अंदर सॉफ्टवेयर है। एक्स हो गया, इसके बाद हमने यहाँ पे दोबारा एक्स, उसके बाद हमें यहाँ पे एंड लगानी है एंड लाइन, ठीक है। इसके बाद मैं इसको दोबारा रन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही रन करूंगा तो यहाँ पे हम कह रहा है x5 है, ठीक है। इसके आगे हम यहाँ पर स्पेस दे सकते हैं, इसके आगे हम यहाँ पे कोलन, इसकी सेटिंग मुझे लगता है चेंज करनी पड़ेगी, इस स्पेस के साथ ये ना करें। चले मैं इसकी सेटिंग देखूंगा ये कैसे है, वो अभी जो है ना इसको मैं यहाँ पे दोबारा टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा x, और यहाँ पे हमने दोबारा एंड, ठीक है। तो ये हमारा मिलके इस तरह से ऐसे, मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ। ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, x5 आ गया। इसी चीज को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट एंड नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट। अब हम यहाँ पे y को देख लेते हैं, y जगह हम y का देते हैं एंड इसकी जगह पे हम y का देते हैं, ठीक है। अब क्या आएगा, इसके अंदर हमारा क्या आंसर आएगा, 10 आएगा। और यहाँ पे मैं इसकी जगह पे क्या कर देता हूँ, z का देता हूँ एंड इसकी जगह पर भी मैं z का देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से आपको रन करके दिखाता हूँ हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है। अब ये देखें हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया था, x के अंदर क्या है 5 है, y के अंदर 10 है और z के अंदर क्या था x प्लस वाई था। x प्लस वाई क्या हमारा 15 आ गया। तो इस तरह से हमारे प्रोग्राम रन होते हैं। तो ये मैंने आपको इसके अंदर भी मैंने आपको जो डेफ सी प्लस प्लस है इसके अंदर मैंने आपको बता दिया किस तरह से होता है। सबसे पहले हमने जैसे ही ओपन करना है यहाँ फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, यहाँ पे सोर्स फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये हमारी एक फाइल ओपन हो जाएगी। हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखना है, जैसे ही हम पहली बार यहाँ पे रन एंड कंपाइल के ऊपर करेंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पे पहले वो कहेगा कि आप इस फाइल को किसी भी नाम के साथ सेव करें, ठीक है। जब हम सेव कर लेंगे फिर हमारे पास इस तरह की विंडो आ जाएगी जिसके अंदर हमारा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक और चीज दिखाता हूँ, मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे जाता हूँ। डेस्कटॉप के अंदर जाके हमारी ये बढ़िया C++ की फाइल जो हमने सेव की थी, ठीक है, और ये हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बन गई है। अगर आपसे पास अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने कोई C++ के अंदर प्रोग्राम बनाया हुआ है उसको मैं किसी के साथ शेयर कर सकूं ताकि वो उसको जो है ना इस्तेमाल कर सके। जैसे मैं पाइथन के अंदर वर्क करता हूँ, तो मैंने पाइथन के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हुए हैं, जैसे इमेज से PDF कन्वर्ट करना। मुझे जो भी मुश्किल होती है मैं अपना प्रोग्राम खुद बना के उसको इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। उसकी मैं इस तरह से exe फाइल बना लेता हूँ। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा
तो हमने इसके अंदर जो है ना अभी वो प्रोग्राम नहीं लिखा कि इस स्टे वगैरह करें। तो जब हम मैं इसके अंदर फुल प्रोग्राम लिखूंगा तो ये हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल है। इसको मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो वो हमारे से इनपुट भी लेगी एंड इनपुट लेने के बाद वो हमसे वो जो भी हमारा प्रोग्राम है उसका रिस्पॉन्स देगी। ये जब हम इनपुट वाला देखेंगे उसको मैं इस फाइल को मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा कि हमने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। अभी वो ओपन हो रही है, वो देखिए यहाँ पे बॉक्स आता है, वो रन होकर उस टाइम वो क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से आप लोगों को शायद नहीं नजर आ रही। मैं दोबारा करता हूँ, ये देखिए विंडो आती है फिर चले जाती है। इस मीन के हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रन होता है फिर उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो ये हमारा डेव सी प्लस प्लस के अंदर इस तरह से हम प्रोग्राम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे उसी प्रोग्राम को एक और अंदाज से यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब प्रोग्राम वही है लेकिन इसके अंदर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग की है। हमने इतनी लाइन के अंदर जो कोड लिखा है ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे किया था। हम क्या कर सकते थे, यहाँ पर इक्वल टू 5 और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देते हैं, ये भी तरीका हमारा ठीक है। ठीक है, एक ही लाइन के अंदर हमारा सारा काम हो जाए। यहाँ पे इक्वल टू मैं यहाँ पे 10 कर देता एंड यहाँ पर मैं इक्वल टू x प्लस वाई और मैं यहाँ पे सेमीकोलन कर देता। ठीक है, इस चीज को हम यहाँ से रिमूव कर सकते थे। ठीक है, ये हमने रिमूव कर दिया, ये हमारी लाइन ऑफ कोड कम होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने फार्मूला थोड़ा चेंज इस्तेमाल किया सम का, और सम के अंदर मैंने यहाँ पे सम वाला फार्मूला इस्तेमाल किया कि सम किया है, बल्कि वहां पे सेट की जगह मैंने सम लिखा और सम यहाँ पे मैंने करके उसकी आउटपुट कर दिया। और यहाँ पर मैंने कमेंट्स के अंदर, कमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, तो कमेंट्स होते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम को बल्कि एग्जीक्यूटेबल के अंदर नहीं आते लेकिन वो वहां पे लिखे होते हैं कि कोड को समझने के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने कमेंट्स लिखे हैं कि ये हमारी बल्कि इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। ठीक है, आईओस्ट्रीम। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है कि हमने यहाँ पे क्या किया है, मेन फाइल लगाई है। उसके बाद हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं क्या उसका वेरिएबल्स को इंटीजर, उसके अंदर हमने वैल्यू को असाइन किया है। फिर हमने यहाँ पे प्री फॉर्म एडिशन लगाई है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे उसकी प्रिंट किया है और इसके बाद हमने यहाँ पे जो इसका वो किया है। ठीक है, तो ये हमारा मिलकर इस तरह से प्रोग्राम वर्क करता है। उसके बाद यहाँ पे कमेंट है। कमेंट क्या होता है, कमेंट ये होता है कि जब हम कोई भी प्रोग्राम को डिफाइन कर रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको वो इमेज दिखाई है वो एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम था, सी प्लस प्लस का नहीं था, तो उसको मैं ना पीडीएफ में चेंज कर दूंगा। तो इसके बाद यह है कि यहाँ पे अब ये हमने बल्कि इस कोड को लिखा है, तो हमें जरूरत पड़ेगी कि 1 साल बाद 2 साल बाद जब भी इसके अंदर कोई मसला आएगा तो हम इसको आके देखें। तो जब हम इसको काफी देर के बाद देखते हैं तो हमें खुद समझ नहीं आ रही होती कि हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें इस्तेमाल की थी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ चीजें डिफाइन कर देते हैं। मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज अ मेन फाइल। ठीक है, अब मैं इसको जैसे ही यहाँ पे रन करूंगा तो वो क्या करेगा, हमें यहाँ पे एरर देगा कि ये आपने क्या लिखा है हमारी समझ से बाहर है। तो आपने क्या करना है, इसके सामने मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जो हमारी सिंगल लाइन कमेंट्स होती हैं उसके ऊपर हम ये वाली स्लैश लगाते हैं। तो ये हम इस तरह से करते हैं। तो ये इसका करने का तरीका क्या होता है, इसका एक शॉर्टकट होता है। आपने कंट्रोल प्लस जो क्वेश्चन मार्क वाला है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, खुद ब खुद आपका ये कमेंट हो जाएगा और दोबारा करेंगे फिर अनकमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आप मैनुअली भी इसके साथ ये चीजें कर सकते हैं। ये बहुत बार आके मैं यहाँ से सिर्फ हमने इसको 2 बार इस्तेमाल करना है, ये हमारा कमेंट हो जाता है। अगर हम चाह रहे हैं कि मल्टी लाइन कमेंट्स करें, बल्कि बहुत सारी लाइन उसको हम चाह रहे हैं कमेंट करें, उसका तरीका का ये होता है कि हम इसके साथ डबल स्टार का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन मुझे तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं मैं कोडिंग कर रहा हूँ, हम मल्टी लाइन कमेंट्स का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और मैंने डेली लाइफ के अंदर कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। अपने सॉफ्ट हाउस के प्रोजेक्ट के अंदर या कोई भी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, अगर कमेंट लगाना हो तो हम सिंगल लाइन कमेंट का ही इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, इसका भी हम शॉर्टकट से इस्तेमाल करते हैं। फर्ज करेंगे मैंने इतना सारा कोड कमेंट करना है, मैं सिंपल आके शॉर्टकट प्रेस करूंगा, हमारा सारा कोड कमेंट हो जाएगा और इसको मैं यहाँ से दोबारा उसके ऊपर क्लिक करूंगा, वो दोबारा हमारा अनकमेंट हो जाएगा। तो हम जो है ना सिंगल लाइन कमेंट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपने मल्टी लाइन कमेंट करने हैं तो आप यहाँ पे बैकस्लैश डबल स्टार, उसके बाद आपने मल्टी लाइन का जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो लिख लेना है। एक लाइन के अंदर आपने लिखा, दूसरी, तीसरी, चौथी, लास्ट लाइन के आखिर में आपने स्टार और ब्लैक स्लैश लगा के आपने कमेंट को जो है ना ब्लॉक कमेंट बना देना है। तो ये आपके कमेंट होते हैं। इसके बाद आता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स।
अर्थमेटिक ऑपरेटर तो पहले हमने देख लिया। असाइनमेंट ऑपरेटर जो वही चीज यहाँ पे मैंने दोबारा लिखी है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, असाइन करता है वैल्यू को, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर आता है जो ऐड करता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है, एंड इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर आता है, ठीक है। इसको हम परसेंटेज नहीं कहते, प्रोग्रामिंग के अंदर मॉडुलस कहते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे पेमदास रूल आता है जिसको हम इस्तेमाल करके अपनी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको पहले सिंपल तरीका बताया, फिर मैंने यहाँ पे नीचे पेमदास रूल को इस्तेमाल करके आपको मैंने यहाँ पर दिखाया है। मैंने सिंपल क्या किया, 10 + 4 हमारे 14, 14 में से 2 गए, हमारे क्या बची 12, 12 में मल्टीप्लाई 8 किया, उसको हमने 4 के साथ डिवाइड किया, जो 24 हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर इस तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होती। वहां पर एक रूल है, वो रूल का मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, हैंडआउट्स के अंदर भी ये चीज है, ठीक है। तो आपने पहले जब भी आपने कोई भी इक्वेशन लिखी हुई होगी, तो जब इसने सोल्व करनी है, सबसे पहले इसने ब्रैकेट के अंदर देखना है ब्रैकेट के अंदर क्या है, उसके बाद इसने फिर स्टार मिलके जो हमारा प्रोग्रामिंग के अंदर जो हम मल्टीप्लाई के लिए फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अगर हमने यहाँ पे इसकी जगह मल्टीप्लाई करना है तो हम ये वाला सैंपल इस्तेमाल करेंगे, ना कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान डालेंगे। आपको मल्टीप्लाई का निशान आपको पूरे कीबोर्ड के अंदर नहीं मिलेगा, उसकी जगह पे आप एक्स इस्तेमाल करेंगे। एक्स जो है ना वो मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल नहीं होता, तो आपने स्टार वाला ऑप्शन वहां पे इस्तेमाल करना है। डिवाइड के लिए हम ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, एंड मॉडुलस के लिए पहले इसने ये चीजें सोल्व करनी है, उसके बाद इसने प्लस करना है, फिर माइनस करना है। जैसे यहाँ पे इसने क्या किया है, पहले 4 को 8 के साथ डिवाइड किया, 2 आ गया, 2 × 2 हमारा 4 हो गया। फिर यहाँ पे उसने ऐड किया है 14, 14 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 14 में से 2 गए, 14 में से 4 गए, ठीक है। 14 में से 4 गए, हमारे क्या बच गया, यहाँ पे 10 बच गया। तो ये आप इस तरह से सोल्व करते हैं, और हमारे कैलकुलेटर भी इसी तरह से काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट ये एक प्रोग्राम है, इसके अंदर हमने क्या किया है कि इंक्लूड किया है, ठीक है। उसके बाद इंट के अंदर हमने एक ही लाइन के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए, डिफाइन कर लिए, ABCDE, ठीक है, F, और हमने A के अंदर 12 डाल दिया, B के अंदर हमने 4 डाल दिया। फिर हमने एडिशन के अंदर क्या किया है, C = A + B, उसकी हमने आउटपुट दिखा दी, D = A - B, इसकी आउटपुट दिखा दी। ये सारी चीजें हमने प्रैक्टिस के अंदर भी देखी है, वही चीजें उसको मैंने दोबारा यहाँ पे एक और अंदाज से आपके सामने यहाँ पे लिखा है। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करना है, पॉज करने के बाद आपने डेफ C++ ओपन करना है, और आपने पहले कोशिश करनी है कि इसी प्रोग्राम को एक बार देख के आपने जुबानी वहां पे करना है, ठीक है। अगर ना हो तो आप यहाँ से आके दोबारा देख सकते हैं कि मेरी मिस्टेक कहाँ से आ रही है। प्रोग्रामिंग के अंदर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ आएगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप जितना मर्जी पढ़ लें, जिससे मर्जी पढ़ लें, आपको समझ नहीं आएगी। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कल के लेक्चर के अंदर हमारी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।